सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्सप्रेशन, जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 है। मैंने पहले के 2 पार्ट जिसमें मैंने बताया था न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में, वो भी अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे जल्दी से देखिए, फिर इधर आइए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे एयर, वाटर और फूड। और ये जितने भी कंपोनेंट्स वो कैसे करते हैं, ब्रीथिंग, ड्रिंकिंग या ईटिंग से, वो इन सबको इंश्योर करते हैं। और जितने भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एयर, वाटर और फूड, वो हमारी बॉडी के हर एक सेल और टिश्यू में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और प्लांट्स में यही वास्कुलर टिश्यू जो होता है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट में। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में, कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। और जो हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये काफ़ी एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। सबसे पहला पार्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हार्ट। हार्ट क्या होता है? तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी चेस्ट के स्लाइटली ऊपर और लेफ्ट में लोकेटेड होता है इन थोरैक्सिस रीजन, ठीक है। तो चेस्ट, ये हमारी मान लीजिए कि चेस्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर में और लेफ्ट की साइड में लोकेटेड होता है इन थोरैक्सिस रीजन। हार्ट जो होता है मेन पंपिंग ऑर्गन होता है बॉडी का। ये मतलब ब्लड को पंप करते रहता है पूरी बॉडी में। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो अपर 2 चैम्बर्स है, ये देखिए, जैसे ये अपर 2 चैम्बर्स है ना, तो इन्हें हम आर्ट्रिया कहते हैं, ये प्लूरल है आर्ट्रिया। और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ये भी प्लूरल है। और सिमिलर होगा तो ये आर्ट्रियम हो जाता है, ठीक है। ये जो आर्ट्रिया है इन्हें हम सिमिलरली आर्ट्रियम कहते हैं, और ये वेंट्रिकल्स इसे वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये एक हमारा ह्यूमन हार्ट है, देख लीजिए फिर अच्छे से। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसमें सप्लाई कैसे होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट इज एज फॉलो। तो यहाँ पर एक हमें चार्ट दिया गया, इसमें बताया गया कि हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले जो वेन्स होती हैं फ्रेंड्स, ये वेन्स, ये हमारी एक तरह की ब्लड वेजल्स है। ये कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में से, ठीक है। और उन्हें कहाँ लाती है? राइट आर्टरियम में, जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये हमारी सुपेरियर वेना कावा, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी में से आती है, कहाँ आती है? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में आने के बाद वो जाती है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, इसके थ्रू ये जाती है लंग्स में। तो ये काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है फ्रेंड्स, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आपने समझा कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? राइट आर्टरियम में। उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद वो एक्सेल हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल करते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो आता है लंग्स में। और लंग्स से वो पल्मोनरी वैन के थ्रू आता है लेफ्ट आर्टरियम में। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि जनरली सारी वेन्स जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये लाती है लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद यहाँ से ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी के हर एक टिश्यू सेल में पहुँच जाता है। और ऑर्टा जो होती है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारे बॉडी में। तो आपने समझा ये मैकेनिज्म। उसके बाद से ये रिपीटेडली होती रहती है, पूरे बॉडी में जाएगी, फिर वहाँ से वो डीऑक्सीजनेट होगी, फिर वेन से राइट आर्टरियम में आएगी, और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस चार्ट में हमें यही बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड वेजल्स की। ब्लड वेजल्स ब्लड को कैरी करते थ्रू आउट द बॉडी, ये तो मैंने आपको बताई। 3 तरह की ब्लड वेजल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। तो आर्टरीज जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, देखिए यहाँ लिखा गया। और वेन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड और सेल्स के बीच होता है कैपिलरीज के थ्रू। कैपिलरीज क्या होती है? ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर
वेन और आर्टरीज हमारी मिलती है, ठीक है। जैसे कैपिलरीज ऐसी होती है, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी हमारी ये कैपिलरीज है, ये आर्टरी है और ये वेन है। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया गया आर्टरीज और वेन के बीच में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपका एग्जाम में आ भी सकता है। जो आर्टरी होती है वो जो ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब ये हार्ट से दूर लेकर जाती है ब्लड को। आर्टरी के पास जो होती है थिकर होती है वेन से, मतलब आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिकर होती है वेन से। और पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया डीऑक्सीजनेटेड, मैंने आपको ऊपर बताया था। आर्टरीज के पास रिजिड वॉल्स होती है, काफ़ी मतलब मजबूत होती है वॉल्स उसकी। अब ब्लड फ्लोज मतलब अब बहुत ज़्यादा प्रेशर से आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है। और लूमेन जो होती है आर्टरीज की वो भी नैरो होती है, मतलब पतली होती है। और वेन की बात करें तो वेन जो होती है ब्लड को हार्ट के पास लेके जाती है, आर्टरी अवे करती है और वो पास लाती है। वेन इज कंपेरेटिवली थिनर, वो पतली होती है आर्टरीज के कंपैरिजन में। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी मैंने आपको बताया था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन हैव कंपेरेटिवली थिनर वॉल्स, वो भी उसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी पतली होती है आर्टरीज के कंपैरिजन में। अब ब्लड जो कि फ्लो होता है वेन वो काल्मर होता है, मतलब कि काफ़ी धीरे धीरे आराम से पास होता है। और लूमेन जो होती है वेन की वो कंपेरेटिवली वाइडर होती है, ठीक है, वाइड होती है। और एक और प्लस पॉइंट बता दूं आपको, वेन में वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, वॉल्व्स जो कि इंश्योर करते हैं कि ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में ना फ्लो करे, जबकि आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होती। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है, आपको इसके बारे में भी लिख लेना चाहिए कि वेन्स हैव वॉल्व्स बट आर्टरीज हैव नॉट वॉल्व्स, ठीक है। देखिए ये हमारी आर्टरीज है, ये वेन है और ये कैपिलरीज है, यही है कैपिलरी, मैंने आपको बताया था ना। तो कैपिलरीज में दोनों आके मिलती हैं ऐसे। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड, मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ब्लड से जब वो एक ब्लड वेसल में फ्लो करती है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। मान लीजिए हमारी आर्टरीज है, तो जिस प्रेशर से ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो वेरिएंट्स होते हैं फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर के, एक होता है सिस्टोलिटिक, ठीक है, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, जो कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स इन ऑफ आर्टरी व्हेन हार्ट इज फीलिंग, जब हार्ट भर रहा होता है यानी कि खून वो भर रहा होता है, ठीक है, तो उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है आर्टरीज में उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन द आर्टरी, इससे जो आर्टरीज में प्रेशर बनता है वो काफ़ी मिनिमम होता है। मतलब मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है आर्टरी में जब हार्ट खून को भर रहा होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और ये काफ़ी मिनिमम प्रेशर होता है। नॉर्मल रेंज क्या होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की? 60 to 80 mmHg, ठीक है। ये mmHg जो है ना, ये ब्लड प्रेशर की यूनिट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर सकते हैं। और 60 to 80 है ही, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है 60 to 80 mmHg। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स और आर्टरी व्हेन हार्ट इज पंपिंग, जब ये ब्लड को पंप कर रहा होता है उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और ये मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्टरीज में, ठीक है। डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो मिनिमम होता है और सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर होता है। नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती है 90 to 120 mmHg। और हमारी जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल बॉडी की वो होती है 80 to 120 mmHg, ठीक है। 90 to 120 होती है सिस्टोलिक प्रेशर की, और ये डायस्टोलिक की होती है 60 to 80, और हमारी नॉर्मल रहती है 80 to 120 mmHg, ठीक है। ब्लीडिंग क्या होती है? तो ब्लीडिंग आपके साथ कभी इंजरीज हो जाती है तो आपको हमेशा ब्लीडिंग होती ही रहती है। तो ब्लीडिंग कब होती है? जब ब्लड वेजल्स रप्चर, मतलब जब ब्लड वेजल्स फट जाती है तब ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग किससे स्टॉप होती है? प्लेटलेट से, ये आपने काफ़ी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर ये ब्लड आपका क्लॉट कर देता है। अब ब्लड क्लॉटिंग किसको बोलते हैं? तो जो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, मतलब क्लॉट का फॉर्मेशन करना जिससे हमारी बॉडी एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके, उसी को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। क्लॉट क्या होता है? इट इज़ जेल लाइक मास, मतलब जेल लाइक मास होता है जो कि फॉर्म होता है प्लेटलेट से एंड अ फाइबर लाइक प्रोटीन इन द ब्लड, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, हमारी जो ह्यूमन बॉडी इसमें जो ब्लड होता है 2 बार सर्कुलेट होता है हार्ट से, ठीक है। कब होता है? पहली बार जब ये हार्ट से पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहली बार पल्मोनरी सर्कुलेशन से और दूसरी बार सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से, ठीक है। सो सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। आपने देखा ही होगा पहले, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट आर्टरी में आती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, उसके बाद
आर्टरी से पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है, तो इसे हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है हमारी हार्ट में दोबारा, तो उसे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस, इन्हीं दोनों को मिलाकर डबल सर्कुलेशन बनती है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन एक वाइटल प्रोसेस होता है प्लांट्स में, जो कि इंक्लूड करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल। फूड और वाटर होता है, ये सेपरेटली होता है प्लांट्स में, ठीक है, साथ में नहीं होता। जाइलम जो एक टिश्यू होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम के बारे में पहले पढ़ता हूँ। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स और शुगर पास करते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं जो कि लीव में प्रोड्यूस होते हैं और वो सारे पार्ट्स में पहुंचा दिए जाते हैं फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन से, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स आर द कंपोनेंट ऑफ दिस टिश्यू। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। ये जो मतलब चारों रहते हैं यही होते हैं फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट। 4 पार्ट इसके होते हैं, 4 पार्ट जाइलम में होते हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू फ्लोएम इज बाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, या तो ऊपर भी हो सकता है या तो नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट थ्रू फ्लोएम वे प्रोसेस सच अ मास फ्लो इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब फोटोसाइंथेट्स जैसे कि शुगर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे इसमें एमिनो एसिड्स आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, प्रोटीन आते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आते हैं जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, कैल्शियम, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट की जाती है। और जो ये ट्रांसलोकेशन है फ्रेंड्स, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इसमें एटीपी का यूज़ होता है, ठीक है। एनर्जी चाहिए होती है तभी ट्रांसलोकेशन होगा फ्लोएम में, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जाइलम, जो हमारी इंपॉर्टेंट टिश्यू है, सेकंड इंपॉर्टेंट टिश्यू, ठीक है। फ्लोएम के बारे में हमने बात कर ली है। जाइलम जो होती है फ्रेंड्स वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को प्लांट्स में फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट से पूरे प्लांट में। जाइलम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम इज यूनिडायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो एक मेजर डिफरेंस है फ्लोएम का, कि फ्लोएम में जो ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फूड्स मटेरियल्स होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है। अब यहाँ पर भी हमें डिफरेंस चार्ट दिया गया है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो जाइलम इट ट्रांसपोर्ट्स मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड फूड लाइक एमिनो एसिड, शुगर एंड फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। Xylem, its movement is unidirectional and its movement is bidirectional. फ्लोएम की मूवमेंट बाईडायरेक्शनल है, जाइलम की यूनिडायरेक्शनल, ये मैंने आपको बताया था। जाइलम इट कंटेन्स जाइलम पैरेन्काइमा, जिसको जाइलम फाइबर भी बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स एंड वेजल एलिमेंट्स, वेजल। अब फ्लोएम, ये भी कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम फाइबर्स, और ये फ्लोएम फाइबर्स है ना, इन्हें फ्लोएम स्केलेन्काइमा भी बोलते हैं। नेचर ऑफ टिश्यूज इज हॉलो डेड सेल्स, जो जाइलम की जो मतलब टिश्यूज़ होती है वो हॉलो होती है और डेड सेल्स होती है, जबकि फ्लोएम में जो टिश्यू होती है वो लिविंग होती है, जिनके पास साइटोप्लाज्मा भी होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम के सेल्स के बारे में, कि जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं हॉलो होती हैं और डेड होती हैं, जबकि फ्लोएम की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है, साइटोप्लाज्मा भी होता है बट न्यूक्लियस उसमें नहीं होता। जाइलम दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ वास्कुलर बंडल, जो वास्कुलर बंडल होता है हमारा उसके ये सेंटर में रहती है जाइलम, ठीक है। और जो ये फ्लोएम होती है वो साइड में रहती है, ये भी एक मेजर डिफरेंस है, ये साइड में रहती है, ये जाइलम। तो ये जाइलम का हमारा फिगर है और ये फ्लोएम का फिगर है। अब बात करते हैं रूट प्रेशर के बारे में। जो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है जाइलम में वो रूट्स से होता है अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे फोर्सेस एक्ट करती है तभी ये हो पाता है। वन ऑफ द फोर्स जो कि उसमें से एक है वो है रूट प्रेशर, ठीक है। रूट प्रेशर क्या है? इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल ऑफ ए रूट सिस्टम दैट काउजेस सैप टू राइज थ्रू अ प्लांट स्टीम टू द लीव। तो रूट प्रेशर क्या है? एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल्स जो कि होता है रूट की सेल्स में, और यही क्या होती है कि प्लांट्स के स्टीम से पूरे लीव्स में वाटर को फैलाती है। रूट प्रेशर हेल्प करती है इनिशियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अच्छे से समझते कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से और ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम से पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में,
और एम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, ये कुछ फोर्सेज है जो कि कंट्रीब्यूट करती है हमारी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में, टॉलेस्ट प्लांट में भी, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं तो उनमें भी ये चार चीज़ें वर्क करती है। इम्बिबिशन क्या होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है किसी भी सॉलिड्स के द्वारा, जैसे कि सीड्स है, सीड्स को भी अब अगर आप पानी में रखोगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसी को इम्बिबिशन कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जहाँ पर वाटर मूव करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वाटर का, वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है ऑस्मोसिस से। एट रूट्स में भी यही चीज़ होती है। सेल्स होती है रूट की, वो आयंस का टेकअप करती है बाय एन एक्टिव प्रोसेस, एंड दिस रिजल्ट्स इन डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस। मतलब सॉइल में जो आयन होती है उनसे रूट की सेल वो आयन लेती है, तो जिनसे एक डिफरेंस बनता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस में, और यही मूवमेंट ऑफ वाटर को लीड करता है इन द रूट सेल्स बाय ऑस्मोसिस। तो हमारी मतलब वाटर कैसे आता है हमारे रूट सेल्स में, तो ऑस्मोसिस से आता है। और ये जो होता है क्रिएट करता है कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर का, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ पुश्ड होता है, इसी को हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन भी कंट्रीब्यूट करता है इसमें, क्योंकि देखिए जब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर बाय द लीफ, तो लॉस मतलब जो वाटर हमारा ऊपर तरफ जाते रहता है, ट्रांसपिरेशन भी उसको ऊपर खींचते रहता है, ठीक है, तो इससे एक स्ट्रॉ इफेक्ट बनता है। अब आता है इट पुल्स वाटर कॉलम अपवर्ड एज देयर इज ए कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, ये मैंने आपको बताया। और ये सारी फोर्सेज जो होती है वो मिलकर एक्ट करती है वाटर के मूवमेंट में जाइलम से, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, ये हमारा लास्ट और फाइनल लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्सक्रेशन क्या होती है, एक्सक्रेशन एक प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिक वेस्टेज जितने भी होते हैं बॉडी को, और नॉन यूजफुल जो कि यूजफुल एकदम नहीं, उनका रिमूवल होता है। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल हैव एन एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रेशन, ठीक है। हम लोगों के पास एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। हम आपने देखा होगा कि जितने भी लाइफ प्रोसेस है उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। फंक्शन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स जितने एनिमल्स ज़्यादा जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके पास उतना ही एडवांस और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो कि प्लांट होते हैं वो उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते जितने हम होते हैं, ठीक है। इसलिए उनके पास एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता। दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए एक्सक्रेशन इन प्लांट्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स उतना नहीं होता है। अब एक्सक्रेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सपोज एमोइबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिमूव किया जाता है सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। जनरल बॉडी सरफेस है, मान लीजिए एक हमारा एमोइबा है, ठीक है। तो इसका जो जनरल बॉडी सरफेस है उसमें डिफ्यूजन के थ्रू वो एक्सक्रेट करता है, तो काफ़ी सिंपल है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामेशियम को देखिए, तो पैरामेशियम एक्सक्रेट करता है टाइनी ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये एमोइबा में भी होता है, ये पैरामेशियम, ठीक है हमारा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है जिसमें हमारा सारा अनयूजफुल मटेरियल, ठीक है, स्टोर रहता है, और यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर निकल जाता है तो इसका एक्सक्रेशन हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इन यूनिसेलुलर एनिमल्स इज एक्सक्रेटेड व्हेन फूड वैक्यूल मर्ज। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो इन चार चीज़ों से बनता है। एक पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूराइनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिन। तो ये हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे एक पेयर ऑफ किडनीज हैं, ठीक है, 2 किडनी है, और ये जो है ये यूरेटर जो कि किडनी को हमारे यूराइनरी ब्लैडर से जोड़ रही है, जो वो यूरेटर है, और जो लास्ट है वो यूरेथ्रा है, ठीक है। किडनी जो पेयर ऑफ किडनी होती है वो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है बॉडी का, और दे आर बेसिकली फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो हर किडनी होती है उसमें अपना एक टीनी फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जिसको कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा है ना। और किडनीज के पास काफ़ी क्रूशियल से फंक्शन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहला फिल्टरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड में होते हैं उन्हें ये फिल्टर करता है। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी, मतलब फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखता है बॉडी पे। और रेगुलेशन ऑफ आयरन कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, आयरन कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, इसे भी रेगुलेट करता है। सेक्रेटिंग हार्मोन्स दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल,
और जो कि रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में जो हार्मोन हेल्प करते हैं उनको भी ये सेक्रेट करता है, और प्रोमोट करता है बोन हेल्थ को, और रेगुलेट ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, ठीक है। इस किडनी से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, काफ़ी सारी नेफ्रॉन्स होती है किडनी में, ठीक है। इस नेफ्रॉन के पास दो पार्ट से एक नेफ्रॉन बनता है, एक माल्फियन बॉडी, एक रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। माल्फियन बॉडी जो होता है फ्रेंड्स वो मेड होता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, विच इंक्लोजेस अ बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक नेफ्रॉन जो होता है वो दो पार्ट से बनता है, एक है माल्फियन बॉडी, एक है रेनल ट्यूब्यूल, और एक जो माल्फियन बॉडी होती है इज मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, और उसी के अंदर तक ग्लोमेरुलस, ठीक है। दे टुगेदर फिल्टर द वेस्ट मटेरियल अलॉन्ग विथ मैनी यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। और कुछ सॉल्ट वॉल्ट भी रहते हैं उनको भी ये लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल जो होता है उसके पास भी रीजन्स होते हैं, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, ठीक है। तो रेनल ट्यूब्यूल के भी 3 पार्ट होते हैं, एक पीसीटी, लूप ऑफ हैनल और डीसीटी, ठीक। दिस रीजन एब्जॉर्ब बैक यूजफुल सब्सटेंस, एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितने भी यूजफुल सब्सटेंस बच जाते हैं उनको, ठीक है, और जितने भी वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर कर देते हैं। और आउटपुट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज यूरिन, और नेफ्रॉन का जो आउटपुट होता है उसको यूरिन कहते हैं। तो ये हमारा एक नेफ्रॉन है, ठीक है। देखिए ये हमारा पीसीटी है और ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। और इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, ये जो है ना, और यहाँ से हमारा यूरिन निकलता है, हेमोडियालिसिस, ठीक है। व्हेन किडनी फेल, किसी आदमी की किडनी वर्क नहीं करी प्रॉपर ढंग से, ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है कॉम्प्लिकेशन, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है। और इसी सिचुएशन के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसे कहते हैं डियालिसिस, ठीक है। डियालिसिस इसी के लिए बनाई, मान लीजिए किसी की किडनी फेल है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो डियालिसिस की जाती है उसकी, ठीक है। इट इज़ यूजेज अ मशीन फिल्टर कॉल्ड एज डियालाइजर और आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। मशीन यूज की जाती है इसमें जिसको डियालाइजर या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। क्यों? ये एक्सेस वाटर और सॉल्ट को रिमूव कर देता है टू बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बॉडी में उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी होता है वो भी रिमूव किया जाता है एंड फ्लोड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो ब्लड फ्रॉम द बॉडी होता है ना, जो ब्लड हमारे बॉडी से आ रहा होता है उसे भी ये रिमूव करता है उसको वेस्ट प्रोडक्ट और फ्लो वापस से कर देता है थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमिएबल मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें से पार हो भी सकती है। और डायलाइसेट फ्लो ऑन अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विथड्रॉ इम्प्योरिटीज थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक डियालाइजर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पेशेंट है, इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही अच्छे से, तो ये हमारा डियालाइजर है, मेन कंपोनेंट है। और यहाँ पर दो हमें एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक के पास है फ्रेश डियालिसेट, ठीक है, और एक पास है यूज डियालिसेट। तो ये यूज वाला इसमें आ रहा है, इसमें स्टोर होते जा रहा है, और ये फ्रेश वाला इधर से जाते जा रहा है, ठीक है। और क्लीन ब्लड इसके बॉडी में यहाँ से पार हो रहा है। एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, प्लांट में। कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो प्लांट में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर जो कि रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग फॉर्म होती है, और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया हो गया हमारा, ठीक है, ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। अब प्लांट प्रोड्यूस 2 गैसेस वेस्टेज, ठीक है। प्लांट 2 गैसेस वेस्ट प्रोड्यूस करता है, एक ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब वो रेस्पिरेशन करता है प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी प्रोड्यूस होती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेटरी मतलब कि गैसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। एक्सेस ऑफ गैसियस वेस्टेज इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटल पोर ऑन द लीफ। जो एक्सक्रेशन होता है गैसियस वेस्ट का वो स्टोमाटा के से होता है लीव्स के, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन while carbon dioxide released during respiration is used for photosynthesis। एक्सेस वाटर जो होता है वो एक्सक्रीट किया जाता है ट्रांसपीरेशन से, हमने ऊपर पढ़ा है। और ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स जो कि होता है जनरेट किया जाता है जो कि प्लांट में वो स्टोर किया जाता है डिफरेंट फॉर्म इन द डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि द गम्स, ऑयल, लेटेक्स, रेजिन्स।
ये सम वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो कि स्टोर किए जाते हैं प्लांट पार्ट में, लाइक बाथ में, स्टीम में, लीव्स में। और इवेंचुअली ये जो प्लांट होते हैं ये इस पार्ट्स को शेड ऑफ कर, जैसे कि आपने कभी कभी देखा बाक्स जो कि छाल होती है प्लांट की, वो भी कभी कभी शेड ऑफ हो जाती है, लीव्स भी शेड ऑफ हो ही जाते हैं साल में एक बार काफ़ी प्लांट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट में ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम ऑरेंज, यूकलिप्टस, जैस्मिन लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री, पपाया ट्री एंड द गम्स फ्रॉम एकासिया, ठीक है। ये सब एक एग्जांपल था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के। और समटाइम जो प्लांट होता है कैन इवन एक्सक्रेट इन द सॉइल, कभी कभी सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी फोटो दी है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन प्लांट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मिल्क दिख रहा होगा, ये भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट नहीं होता है, ये काफ़ी हार्मफुल होता है। देखिए लीव्स में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ठीक है, और ये लीव्स इसकी अपने आप फॉल ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए बाक में। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं पूरी लाइफ प्रोसेसेस के, तो ये लास्ट ही पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।